वेलकम बैक गाइस। मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ और थोड़ा सा लेट हुआ है इस वीडियो को लाने के लिए। लेकिन इसके बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि जो हमने देखा है एफसी बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ की मैं बात करूँगा आज की इस वीडियो में। थोड़ा सा डिटेल्ड रिव्यू हम करेंगे, थोड़ा बहुत टेक्टिकल भी, जो सेटअप था हंसी फ्लिक का और एथलेटिक बिल्बाओ का, दोनों की हम बात करेंगे इस पर। लेकिन ज़्यादा फोकस करेंगे हांसी फ्लिक के सिस्टम के ऊपर, किस तरीके से उसने जो अपने बेस्ट 11 या फिर बेस्ट स्क्वाड ना होते हुए भी, और मोस्टली हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं जैसे कि गावी, फ्रेंकी डोंग, अराओ वगैरह इंजोर्ड होने के बावजूद वो किस तरीके से डोमिनेट किया है एथलेटिक बिल्बाओ को, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग लाइनअप था वहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग लाइनअप में आपको मार्क बर्नाल को एज अ CDM दिखाया गया, 4-2-3-1 का सिस्टम दिखाया गया। ऑब्वियसली वहाँ पे पेद्री उसको ज्वाइन करने वाला था, लेकिन पेद्री को उस पोजीशन में भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि मोस्टली वो अंडर जावी जो है या फिर प्री सीजन में भी वो मोस्टली अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पे खेला हुआ है। लेकिन जो जितनी उसकी एबिलिटीज़ है, और मुझे हमेशा से लगा है कि जावी इसको कब एज अ DM यूज़ करेगा, लेकिन जावी ने एरिक गार्सिया यूज़ किया, सर्जी रोबोटो यूज़ किया, क्रिस्टेंसन को भी यूज़ किया कुछ हद तक। लेकिन पेद्री को हमने कभी डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे नहीं यूज़ किया, क्योंकि बुस्केट्स के जाने के बाद हमको उस पोजीशन में एक प्लेयर चाहिए था जो टीम में ही है। हमने फ्रेंकी डियोंग को भी वहाँ पर यूज़ किया, लेकिन फ्रेंकी डियोंग किया उसका वहाँ पर मतलब उस पोजीशन में वो बंदा नहीं टिक पाता, क्योंकि वहाँ पे उसको एक जो होल्डिंग मिडफील्डर जो होता है ना, वो प्रॉपर नहीं होता उससे वो रोल। भाई कंप्लीट मिडफील्डर में मानता हूँ उसको, लेकिन डिफेंसिव मिडफील्डर का जो रोल है फ्रेंकी डोंग को नहीं ये होता, उसमें नहीं फिट बैठ पाता बंदा। चलो ठीक है, ठीक है, ये बात रही अलग। गुंडोगन के जाने के बाद और एक कोई भी अच्छा खासा डिफेंसिव मिडफील्डर हमने साइन नहीं करने के बावजूद भी, जिस तरीके से कासाडो और बर्नाल संभाल रहे हैं, जो कमान संभाल रहे हैं डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे, वो तो काबिल तारीफ है ही। लेकिन जो 17 ईयर्स ओल्ड मार्क बर्नाल का जो फुल मैच में मुझे एक हद तक लगा था कि वहाँ पे रोल्स चेंज होंगे, मार्क बर्नाल को सब किया जाएगा, लेकिन नहीं, हंसी फ्लिक साहब का कुछ अलग ही प्लान था। बहुत ही एक अलग जो सिस्टम वहाँ पे रन किया, और वो सक्सेसफुली जो रन किया, और एक स्टेबल मिडफील्ड में एक जो मतलब जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एक डिफेंसिव मिडफील्डर, मुझे बुस्केट्स के जाने के बाद मार्क बर्नाल का ये परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। क्योंकि बुस्केट्स के बाद अगर कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला मिडफील्ड में, स्पेशली अगेंस्ट अ प्रेसिंग हाई प्रेसिंग स्क्वाड लाइक एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट, मुझे पहली बार दिखा बुस्केट्स के जाने के बाद बारसा में। बात करते हैं पेद्री की भी सपोर्टिंग रोल में, क्योंकि हम लोग ऑन द पेपर 4-2-3-1 बिल्कुल थे, लेकिन पेद्री सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव रोल में ही नहीं था। उसने मतलब एक काइंड ऑफ हम एक सिंगल पिवोट के साथ ही खेल रहे थे। अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूँ ना मैच की, पूरे फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, तो हम सिंगल पिवोट के साथ खेल रहे थे, जहाँ पे मार्क बर्नाल हमारा मेन पिलर था। बट जब हम डिफेंसिव एक्शंस में थे, जब हम ऑफ द बॉल खेल रहे थे, उस वक्त 4-2-4 आप ये कह सकते हो, या फिर 4-2-2-2 इस फॉर्मेशन में हम खेल रहे थे। 4-2-4 कह लो, ठीक है ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद हमको वो वन टच फुटबॉल देखने को मिला, 1-2-1-2 जो खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, वो हमको देखने को मिला। एंड स्पेशली सिंगल पिवट के साथ जो गेम हमको देखने को मिला, और 100% दिया है मार्क बर्नाल ने वहाँ पे अपना, एक 17 ईयर्स ओल्ड एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट होम पिच पे। जावी विथ बुस्केट्स उतना मुझे ऐसे मास्टर क्लास परफॉर्मेंसेस नहीं दिखे। बुस्केट्स डेफिनेटली एक लेजेंड ऑफ द गेम एंड इररिप्लेसेबल प्लेयर था, लेकिन हंसी फ्लिक विथ बर्नाल मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल किया। देखो, बुस्केट्स को मैं यहाँ पे कम रेट नहीं कर रहा हूँ, बट बुस्केट्स विथ जावी इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं दिखे मुझे, जितना हंसी विथ बर्नाल मुझे दिखा इस मैच में। स्पेशली मैं जावी की मैनेजिंग एबिलिटीज़ को तो हमेशा से मैं क्रिटिसाइज करता आया हूँ, लेकिन बुस्केट्स की जो एबिलिटीज़ है मैं उसको यहाँ पे नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता, क्योंकि वो लेजेंड है भाई। उसने कुछ गलतियाँ नहीं की है, और ना ही करता है वो बंदा, और कभी की ही नहीं उसने, ठीक है ना। लेकिन 4-2-2-2 सॉलिड डिफेंसिव सिस्टम स्ट्रक्चर था हमारा,
और मैं ये बात भी यहाँ पे करना चाहता हूँ कि बाल्दे का जो इन्वॉल्वमेंट था गेम में डिफेंसिव रोल से ज़्यादा वो ऑफेंसिव जो हमारा एक तरीके से सेटअप था उसमें वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव रोल में था। और जब जब बाल्दे फॉरवर्ड रन्स ले रहा था उस वक्त कुंडे आगे नहीं जा रहा था। एक बात अगर आप देखोगे ना, वो एक रेसिप्रोकेटिंग सिस्टम चल रहा था। अगर बाल्दे आगे जा रहा है तो फिर कुंडे पीछे आ रहा है, क्योंकि अगर राइट विंग पे अगर आपका निको छूट गया ना भाई, निको अगर भाग रहा है कुत्ते की तरह एकदम, है ना, पूरे चीते की तरह भागेगा, क्योंकि सबको पता है निको इज अ पेस मर्चेंट। निको उतना टेक्निकल एबिलिटी में उतना एडवांस नहीं जितना लमीन यामाल है या फिर रफीना है या फिर जो भी है ना। आपने स्पेन की तरफ से भी देखा होगा यूरो में। बस बारसा के फैंस इसलिए उसको बारसा में चाह रहे थे क्योंकि वो बहुत ही फास्ट है, बहुत ही पेसी है, और एम्बाप्पे मैड्रिड गया है, बहुत ही पेसी है। तो हम भी कोई ना कोई एक बहुत ही ज्यादा पेसी कुत्ते की तरह दौड़ने वाला नहीं। बारसा में पेस मर्चेंट्स नहीं चलते। बारसा में चाहिए एबिलिटीज आपको पिच पे कुछ प्रोवाइड करने की। आपने देखा है ना राफीना, हम राफीना की भी बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे, है ना, टाइम लेकर। लेकिन फिलहाल हम प्लेयर बाय प्लेयर बात करेंगे। बात कर रहे हैं हम बाल्डे की। बाल्डे ने देखो बहुत सारे क्यूलर्स को ऐसा लगा और मैच देखने वालों को कि बाल्डे ने उतना इंप्रेसिव काम नहीं किया है आज कल की मैच में। लेकिन बाल्डे ने ना ऑफेंसिव एक्टिविटीज में बहुत ही अच्छा उसका रोल था, और जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट था, एक जो प्रेशर क्रिएट करना होता है ना ओपोनेंट्स के ऊपर, उसके लिए बाल्दे बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि बाल्दे के पास पेस है, बाल्दे के पास एक और जो गिफ्टेड है बंदा, वो ड्रिबलिंग एबिलिटीज बहुत ही अच्छी है उसकी, है ना, वो एक चीज़ है। और एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक मैच में, तो बॉल बहुत ही स्लो मूव हो रहा था पिच पे। इसका कारण ये था कि आई थिंक आपने कमेंटेटर्स ने भी बोला होगा, आपने शायद सुना होगा, नहीं होगा, याद है नहीं है आपको, लेकिन याद दिलाना चाहूँगा कि बार्सिलोना की स्टेडियम में जो ग्रास था वो सिर्फ 15 दिन पहले ही इंस्टॉल किया गया था, जस्ट 1 या 2 दिन पहले, बिफोर द जॉन गैम्पर ट्रॉफी जो था, जॉन गैम्पर ट्रॉफी जो भी कहना चाहोगे आप उसको। तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब ग्रास भी उखड़ रही थी वहाँ पे। चलो ठीक है, ये कोई बात करने लायक बात नहीं है। लेवांडोसी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पूरे 90 मिनट्स खेला है बंदा, और डेफिनेटली जर्मन है और कोच भी जर्मन है। लेवांडोस्की जर्मन नहीं है, लेकिन जर्मन फुटबॉल में बहुत साल खेला हुआ है, स्पेशली हंसी फ्लिक के अंडर बहुत ही ज़्यादा साल खेला हुआ है। हंसी फ्लिक नोज हाउ टू यूज़ हिम, और डेफिनेटली उसके लिए आपको देखा होगा किस तरीके से लेवांडोस्की पूरा मतलब एक अलग सिस्टम खेल रहे थे हम, 4-1-2-1-2 ऐसा खेल रहे थे हम लोग, है ना। 4 एट द बैक, 1 बर्नाल, 2 आपके पेद्री एंड ट्राफिना, और आपका 1 था लेवांडोस्की, और जो 2 आगे थे वो राइट साइड पे लमीन था, लेफ्ट साइड पे फेरान था। फेरान के लिए भी बहुत ही बढ़िया गेम था, 4 आउट ऑफ 4 ड्रिबल्स कंप्लीटेड। लमीन यामाल का तो क्या ही कमाल है कि उसने किस तरीके से वो लॉन्ग रेंजर बैंगर मारा, और कॉमन है ना, आजकल लमीन यामाल का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि वो इतना खतरनाक और इतना बढ़िया गोल मारने के बावजूद भी हम सबको नॉर्मल लगता है। अगर यही भी चीज़ अगर प्रीमियर लीग में हुई होती तो फिर 8 दिन तक 10 दिन तक लगातार उसके बारे में मीडिया में बात हुई होती, फुटबॉल फैंस भी इसी चीज़ की बात करते हैं। चलो ठीक है, क्वालिटी की बात होती है, लेकिन जो मैंने सिस्टम बताया फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। 4-1-2-1-2 हम खेल रहे थे मोस्टली, जिसको मैं 4-4-2 कहना चाहूँगा या फिर 4-2-4 कहना चाहूँगा। सिंगल पिवोट, मोस्टली हम सिंगल पिवोट ही खेल रहे थे। हम बस डिफेंसिव एक्शंस में या फिर ऑफ द बॉल जो थे हम डबल पिवोट के साथ खेल रहे थे। वाइल बिल्डिंग अप भी हमारा डबल पिवोट सिस्टम था, क्योंकि पेद्री वॉज ड्रॉपिंग डाउन विथ बर्नाल टू एक तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो डिफेंसिव मिडफील्ड में, है ना। लेकिन लेवांडोस्की अगर आपने देखा होगा तो लेवांडोस्की लमीन यामाल, फेरन टोरेस के आगे जो नंबर 9 का जो प्लेस होता है हमेशा से, वहां पे रहने के बजाय इन दोनों से पीछे रहता था, ताकि एक जो स्पेसेस क्रिएट करने के लिए, चांसेस क्रिएट करने के लिए, और ओपोनेंट के डिफेंस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो एक्टिविटी ज़रूरी थी वो उसने बहुत ही बखूबी निभाई है। ये मैंने नोटिस किया है कल की मैच में। अनलकी रहा है बंदा, 2 से 3 चांसेस, बड़े चांसेस मिस भी किए उसने। सबसे ज़्यादा अनलकी वहाँ रहा जब 56 और 58 मिनट पे उसका जो हेडर था जो क्रॉस बार पे लगा, वहाँ पे मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। लेकिन क्या बताएं, उसके एक्रोबैटिक फिनिशेस, उसका अप्रोच टुवर्ड्स द बॉल व्हाइल अटैकिंग और प्रोग्रेसिंग द बॉल, उसका जो
रन्स थे, फॉरवर्ड रन्स, या फिर जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हो रहा था गेम में, मतलब हांसी फ्लिक के अंडर लेवेंडोस्की अलग ही चल रहा है भाई। जिस तरीके से बायर्न म्यूनिच में वो खेला करता था, और हांसी फ्लिक के आने के बाद उसकी जो फिजिकल जो उसका मतलब एक तरीके से स्ट्रेंथ कह लो, या फिर जो उसकी एबिलिटीज, वो भी आप देख लो, थोड़ा सी इंप्रूव हुई है, बिल्कुल हुई है। क्योंकि जावी के अंदर उतनी जिमिंग एक्टिविटीज़ या फिर उसने फिजिकल एक्टिविटीज़ और हाँ इंटेंस ट्रेनिंग सेशंस नहीं। क्योंकि आज ये जो मैच था ना, ये इसके चलते हम लोग जो मेन चीज़, सबसे बढ़िया और सबसे मेन चीज़ जो हम लैक कर रहे थे ना, एक ही चीज़ लैक कर रहे थे, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी रहेगी गेम में तो तभी आप ओपोनेंट्स को डोमिनेट कर सकते हो, और जब आप ओपोनेंट्स को डोमिनेट करते हो ना, तब आपको एक चीज़ आती है, वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर डेफिनेटली गोल्स आएंगे, डेफिनेटली आपके परफॉर्मेंसेस अच्छे होंगे, और आपके ओपोनेंट्स आपसे डरेंगे, एक अलग ही प्रेशर क्रिएट होगा आपके ओपोनेंट्स के ऊपर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। राफिना की बात करता हूँ। राफिना वॉज एवरीवेयर इन द मैच, और आप अटैकिंग कह लो, असिस्टिंग कह लो, या फिर बिल्डिंग अप द गेम फ्रॉम बिहाइंड कह लो, या फिर इवन डिफेंडिंग में भी बंदा हेल्प कर रहा था। पूरा डिफेंसिव मिडफील्ड के भी पीछे जा रहा था बंदा, जब हम ऑफ द बॉल थे, और जिस तरीके से पेसी, इनाकी विलियम्स और निको विलियम्स स्पेशली प्रेशर क्रिएट कर रहे थे बारसा डिफेंडर्स के ऊपर, उस वक्त राफिना पूरा पीछे 11.5 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूरे मैच में। राफिना मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस फॉर, इवन ऑन द विंग्स, बोथ विंग्स। वैसे लमिनी यमाल राइट विंग संभाल रहा था, लेकिन जिस तरीके से वो एक प्रॉपर नंबर 10 रोल कह लो, या फिर एक विंगर रोल कह लो, एक मिडफील्डर वाला रोल कह लो, हर रोल में बंदा दिख रहा था पूरी मैच में। ही वॉज एवरीवेयर भाई। और इसके अलावा एक और मैं बात करना चाहूँगा कि हमने बहुत सारी वेराइटीज देखी अटैक में, जो हम यूजुअली देखते नहीं है बारसा में, है ना। जिस तरीके से मतलब मोस्टली जो फियर एक्रोबैटिक, जो जिस तरीके से मैंने बात की लेवेंडोस्की की जो फिनिशेस थे, उसकी मैं बात करना चाहूँगा। फेरन टोरेस का इन्वॉल्वमेंट था, किस तरीके से चांसेस भी क्रिएट कर रहा था, और स्पेसेस में भी जिस तरीके से रन्स ले रहा था फेरन टोरेस, स्पेशली लमिनी यमाल का आप कह लो, या फिर लेवेंडोस्की। राफिना अपने लिए भी चांसेस क्रिएट कर रहा था, औरों के लिए भी चांसेस क्रिएट कर रहा था, हमारे फॉरवर्ड्स के लिए भी। और जिस तरीके से वो ज़्लाटन इब्राहिमोविच स्टाइल उसने फिनिश करने की कोशिश की, वहाँ पे अनलकी रहा बंदा, लेकिन हाँ शॉट्स ऑन द टारगेट मेरे ख्याल से 3 या 4 थे उसके। एक बहुत ही ज़रूरी होता है ना, आप जब आप ऑन द टारगेट जब शॉट होता है ना आपका, ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट होगा अपोनेंट्स के ऊपर, और इसी के चलते एथलेटिक बिल्बाओ अटैक्स क्रिएट करने से ज़्यादा डिफेंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, है ना। अगर उन्होंने अगर कभी एक काउंटर अटैक करने की अगर कोशिश की होती, और उसी वक्त अगर बॉल लूज करते, तो डेफिनेटली बार्सिलोना के प्लेयर्स आराम से गोल मारते। क्योंकि मैंने जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में कहा, 1-2 जो गेम था, या फिर 1 टच फुटबॉल जो पासिंग गेम है बारसा का, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव दिख रहा है हमको अंडर हांसी फ्लिक। मार्क बर्नाल के बारे में भी थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ही काम, कूल, कंपोज्ड एक परफॉर्मेंस उसने प्रोवाइड किया है बारसा को। बहुत ही लंबे अरसे के बाद मैं ऐसा परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। बुस्केट्स के बाद मैंने ऐसा परफॉर्मेंस अभी तक नहीं देखा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ, ऐसा लग सकता है आपको, लेकिन नहीं है। सच में मैंने बुस्केट्स के बाद इतना एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला आपकी मिडफील्ड को ऐसा परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा है, ईमानदारी से भाई। जिस तरीके से वो प्रेशर ले रहा था अपने ऊपर जब ओपोनेंट्स प्रेस कर रहे थे उस वक्त, और जिस तरीके से वो बॉल्स प्रोवाइड कर रहा था विंग्स को, अपने अटैकिंग मिडफील्ड को, पेद्री को, राफिना को, या फिर आप अपने डिफेंडर्स को भी देख लो। जिस तरीके से वो जिस तरीके से वो एक होता है ना, एक सिंगल प्यूट सिस्टम में, जिस तरीके से वो बंदा हर एंगल से उसके पास बॉल आती है, पासेस आते हैं, या फिर हर एंगल में उसको पासेस प्रोवाइड करने होते हैं। जब आप स्पेशली अटैक के लिए रेडी हो, और जब आपके फॉरवर्ड्स रेडी है, विंगर्स रेडी है अटैक करने के लिए, और आप फॉरवर्ड रन्स ले रहे होते हो, और जब आपको बॉल प्रोग्रेस करनी होती है, उस वक्त आपके टीममेट्स को किस तरीके से पासेस प्रोवाइड करने होते हैं। ये यार 17 साल के बर्नाल में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से हो? मैं हमेशा से मतलब लगभग 2011 से देख रहा हूँ, 2011 बारसा को। हमेशा से लामासिया ने बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंट्स प्रोड्यूस किए। इवन हमारे आप अगर आप देखोगे, एक सर्जी सैम्पर था जो विसल कोप में गया था मेरे ख्याल से इनिएस्टा के साथ खेलने के लिए, या फिर निको गोंजालेस जो फिलहाल पोर्तो में खेल रहा है, और कसाडो ले लो, बर्नाल ले लो।
एक और चीज़ मैंने नोटिस की है राफीना के बारे में, लास्ट सीज़न राफीना बहुत ही एक इमोशनल बंदा था, जिस तरीके से वो अपने इमोशंस बाहर ला रहा था, जब उसको सब ऑफ किया जाता तो वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड रहता, ज़ावी के ऊपर चिढ़ जाता, कभी मैनेजर के ऊपर, और अपने कभी कभी अगर वो मिस भी कर देता गोल तो फिर उस वक्त अपना फ्रस्ट्रेशन टीम पे निकाल देता, या फिर उसकी वजह से उसको रेड कार्ड्स भी मिले हैं, येलो कार्ड्स भी बहुत बार मिले हैं लास्ट सीजन में। लेकिन अगर आप इस बार अगर देखोगे ना, वो मेंटली कितना स्टेबल लग रहा है मुझे, एकदम इनक्रेडिबल मेंटल स्ट्रेंथ उसको दिख रही है, और एक तरीके से एक कंसंट्रेटेड जो परफॉर्मेंस होता है, जो कंसंट्रेशन होता है आपके गेम में, आपके जब आप पिच पे परफॉर्म कर रहे हो, तो वो मुझे देखने को मिला राफीना की तरफ से। ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे पॉजिटिव लग रही है, और शायद इसीलिए उसको एज अ कैप्टन भी अपॉइंट किया होगा। डिजर्व करता है बंदा, है ना। हमारा टीम वैसे भी बहुत ही एक यंगस्टर से भरा हुआ टीम है मोस्टली, जिसमें अंडर 20 प्लेयर्स हैं, तो वहाँ पे एक राफीना जैसा फिगर, लेवांडोस्की जैसा फिगर, इनिगो मार्टिनेज जैसा फिगर, और क्रिस्टेंसन जैसा फिगर बहुत मैटर करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि आपको अगर यूरोप में, अगर बड़े गेम्स में अगर आपको एक कंसंट्रेट होकर गेम पे फोकस करके अगर आपको परफॉर्म करना है, या फिर आपके जो यंग ब्लड है ना, बहुत ही गर्म उबला हुआ खून होता है यंगस्टर्स का, जैसे गावी, फर्मीन, बर्नाल, कसाडो, बाल्दे, ऐसे प्लेयर्स, पाउ विक्टर वगैरह, तो उस वक्त लमिन यमाल वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त आपको थोड़े से ऐसे एक मैच्योरिटी दिखाने वाले प्लेयर्स की ज़रूरत होती है, स्पेशली क्योंकि आपके टीममेट्स को काम रखने के लिए, ताकि कार्ड्स ना मिले, है ना, येलो कार्ड ना मिले, और आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना हो आपकी इमोशंस का। इसलिए फर्मिन लोपेज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर हमारे लिए आने वाले सीजन के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ पाब्लो गावी, फर्मिन लोपेज, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर, और उसके आने के बाद पूरा गेम चेंज हो गया। आप देख सकते हो कि गावी की एक उसके मतलब क्या बोलते हैं, गावी के एब्सेंट होने का जरा भी महसूस नहीं होने देता बंदा बारसा सपोर्टर्स को। बारसा बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव लग रहे थे जब फर्मिन लोपेज पिच पर आया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो लेवांडोस्की का जो सेकंड गोल आया वो भी फर्मिन लोपेज के आने के बाद ही आया, और एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी जो हम थोड़ा सा और धीरे धीरे कम होते जा रही थी बाय द टाइम, वो और फिर से मतलब एक तरीके से आती हुई दिखी गेम में। और मैंने हमेशा से कहा है कि हम इंटेंसिटी लैक कर रहे थे अंडर जावी, अंडर कुमान, खैर छोड़ो, कुमान को तो उसके चाहते प्लेयर्स नहीं मिले, लेकिन अंडर जावी हम लोग एक ही चीज़ लैक कर रहे थे, और वो है इंटेंसिटी। और हंसी फ्लिक ने सिर्फ और इंटेंसिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, हमारे फिजिकल एबिलिटीज़ के ऊपर, हमारे फिजिकल जो एक तरीके से हम अप टू 90 मिनट जो इंटेंसिटी रखने के लिए जो चीज़ होती है ना, जो आपकी एक जो ना थके हुए भी आप किस तरीके से प्रेस करते हो कंटिन्यूअसली अप टू 90 मिनट्स होने के बाद भी, एक्स्ट्रा टाइम में भी राफीना, लेवांडोस्की, पेद्री किस तरीके से प्रेस कर रहे थे ओपोनेंट्स को, वो देखकर बहुत ही मज़ा आया मुझे। मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ। और फर्मिन लोपेज इस सिस्टम के लिए, हंसी फ्लिक के ये प्रेसिंग सिस्टम के लिए, ये गेम को इंटेंसिफाई करने के लिए बहुत ही ज़रूरी प्लेयर है। पेद्री का क्या बात कर सकते हैं, वो सेकंड पिवोट करके एक्ट कर रहा था मिडफील्ड में, और स्पेशली डिफेंसिव मिडफील्ड में बहुत ही कंट्रीब्यूशन था उसका, और जो टेस्ट किया है हंसी फ्लिक ने उसको एज ए सेकंड डीएम या फिर डबल पिवोट सिस्टम में, वो सक्सेसफुली हुआ है, और होगा भी, बंदा क्यों नहीं होगा। जावी ने हालांकि उसको नहीं किया है, लेकिन हाँ, हंसी फ्लिक के अंडर डेफिनेटली हमको पेद्री बहुत गेम्स में डिफेंसिव मिडफील्डर वाले रोल में दिखाई दे सकता है, क्योंकि हमने कोई भी अच्छा डीएम साइन नहीं किया है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, क्रिस्टेंसन भी डीएम खेल सकता है, फ्रेंकी डियोंग, क्योंकि गुंडोगन अब चला गया है, तो कासाडो, बर्नाल, फ्रेंकी डियोंग, क्रिस्टेंसन एंड पेद्री, ये हमको दिख सकते हैं उस पोजीशन में। और एक सरप्राइजिंग में नाम ले रहा हूँ, आपको गलत लग सकता है, लेकिन अगर ये बंदा अगर डीएम के रोल में अगर दिखा तो मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं लगेगा, और वो है पाब्लो गावी। ये है, क्योंकि अगर आप उसको बॉल प्लेइंग एबिलिटी, हाँ मीडिया में ना उसके हमेशा एग्रेशन की बात की जाती है, किस तरीके से बंदा ओपोनेंट्स के ऊपर चढ़ जाता है, चिढ़ जाता है, उसकी बात की जाती है, उसके बॉल प्लेइंग एबिलिटीज की कोई बात नहीं करता। उसको गोल्डन बॉय क्यों मिला था, क्या रीजन था, उसके आप बॉल प्लेइंग एबिलिटीज एक बार देख लो, है ना। ही इज लाइक, वो आने वाले टाइम में ना एक बहुत ही कंप्लीट मिडफील्डर बन जाएगा गावी।
ऑलरेडी है, लेकिन उसकी एग्रेशन की बहुत ज़्यादा बात होती है, ना कि उसकी गेम की। आफ्टर 60 टू 65 मिनट्स जिस तरीके से हम लोग इंटेंसिटी गंवा देते थे, जिस तरीके से हम लोग प्रेशर में आते थे और ओपोनेंट्स के हम मोस्टली गोल्स हमेशा हमारे अगेंस्ट 60 टू 65 मिनट्स से आते थे लास्ट सीजन में या फिर उसके पहले सीजन में। लेकिन इस सीजन में प्री सीजन कह लो या फिर हमारे स्टार्टिंग के या फिर सीजन के ये 2 गेम्स कह लो, उसमें बिल्कुल भी हमको ये ऐसा देखने को नहीं मिला है। अगर एथलेटिक बिल्बाओ की अगर हम बात करते हैं तो फिर निको विलियम्स को कंप्लीटली पॉकेट किया कुंडे ने। कुबारसी की तरफ से एक बहुत ही मास्टर क्लास परफॉर्मेंस आ गया और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो पासेस उसने प्रोवाइड किया और जिस तरीके से उसने डिफेंस में अपना क्या बोलते हैं कि योगदान दिया है, और जिस तरीके से उसका एक मतलब सबको लग रहा था कि क्या यार 17 साल का बर्नाल है, कुबारसी है, 17 18 19 पता नहीं क्या एज है उसकी, बहुत ही कम है, 19 भी नहीं होगा। सबको लग रहा था कि एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट क्या हम इस स्क्वाड के साथ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं, हांसी फ्लिक, कोच मैटर करता है, कोच का सिस्टम मैटर करता है, कोच की टीचिंग्स मैटर करती है, कोच के ट्रेनिंग सेशन जो लिए जाते हैं वो मैटर करते हैं। वो हमको देखने को मिला है अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, है ना। एथलेटिक बिल्बाओ को आप एक नॉर्मल टीम मत समझना, बहुत ही वर्ल्ड क्लास टैलेंट है उस टीम में भी। इनिगो मार्टिनेज वहीं से आता है जो हमने एज अ डिफेंडर साइन किया था। तो एथलेटिक बिल्बाओ ट्रेडिशनल 4-3-3 दिख रहे थे वाइल अटैकिंग, 4-4-2 वाइल डिफेंडिंग, अच्छा खासा स्ट्रक्चर था उनका भी। अर्नेस्टो वाल्वर्दे वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मैनेजर इन द वर्ल्ड, जो एक अलग ही फुटबॉल सिस्टम रन करता है, क्योंकि अगर आप उसके रिकॉर्ड्स देखोगे वाइल ही वॉज इन बार्सिलोना एज अ मैनेजर, तो वो बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही कमाल के। सिर्फ और सिर्फ 3 या 7 लीग गेम्स वो हारा है 3 साल में, 3 सीजन के अंदर एज अ बारसा मैनेजर। लीग गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे अच्छी रिदम में लग रहे थे फर्स्ट हाफ में। एथलेटिक बिल्बाओ फर्स्ट हाफ में बहुत ही अच्छे रिदम में लग रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में बिल्कुल भी रिदम तोड़ दिया हांसी फ्लिक के बंदों ने और बहुत ही डिस्टेबलाइज कर दिया उनके सिस्टम को और उनकी रिदम को, जिसके चलते निको विलियम्स को मतलब पीछे ही रहना पड़ा या फिर उतना उसको अटैक में चांसेस नहीं मिले, क्योंकि थैंक्स टू कुंडे, यूलिस कुंडे ने क्या परफॉर्म किया। यूलिस कुंडे जो भी नाम है उसका, कुंडे का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत 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 ज़्यादा काबिल ए तारीफ है, क्योंकि ही इज़ नॉट राइट बैक या फिर उसका जो मेन ओरिजिनल पोजीशन है वो एक सेंटर बैक है, इज़ नेचुरली सेंटर बैक। बट उसका जो पोजीशन है वो उसने हमेशा से कहा है जब से वो बारसा में आया है कि जहाँ मेरा कोच चाहेगा मैं खेलूँ, मैं वहाँ पे खेलूँगा और अपना 100% दूंगा। इसलिए नेचुरल सेंटर बैक ना होने के बावजूद भी निको विलियम्स जैसे एक पेसी विंगर के अगेंस्ट किस तरीके से उसने उसको पॉकेट किया, किस तरीके से उसने उसको हैंडल किया है, वो बहुत ही मज़ेदार था। वो बहुत ही एक हाई होप्स देने वाला परफॉर्मेंस था कुंडे का, क्योंकि हमने कोई भी अच्छा राइट बैक साइन नहीं किया है जब तक, जहाँ तक न्यूज़ है आपकी कैंसिलो की, कैंसिलो टू अल इत्तिहाद लगभग साइन हो रहा है, क्योंकि अल इत्तिहाद का एक अच्छा अब्दुल हमद या फिर अब्दुल समद ऐसा कुछ नाम है उस बंदे का, वो राइट बैक जो है अल इत्तिहाद का, वो एस रोमा अगर वो जाएगा, अगर ये डील अगर डन होती है तभी कैंसेलो टू अल इत्तिहाद फाइनल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि वो जो बंदा है वो एस रोमा में साइन हो चुका है। मैं अल इत्तिहाद वाले बंदे की बात कर रहा हूँ, और इसका मतलब है कि कैंसेलो अब अल इत्तिहाद में जाएगा, सऊदी लीग में खेलेगा, और बहुत ही अच्छा उसको फाइनेंशियल ऑफर भी गया है। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल कुंडे, इनिगो मार्टिनेज एंड कुबारसी इन डिफेंसिव स्ट्रक्चर लुक्ड वेरी 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 प्रॉमिसिंग। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था इन बंदों का। डिफेंसिव मिडफील्डर के तौर पे हमने इवन कासाडो यूज़ भी नहीं किया, और फिर भी उसके बावजूद भी हमने डोमिनेट किया। अटैकिंग मिडफील्ड में अगर आप देखोगे तो किस तरीके से राफिना ने, पेड्री ने कमाल मचाया था, किस तरीके से बाल्डे हेल्प कर रहा था हमारे मिडफील्ड को। जब बाल्डे आगे जा रहा है, कुंडे पीछे आ रहा है, अगर कुंडे आगे जा रहा है तो बाल्डे वॉज रेडी टू ट्रैक बैक या फिर पीछे आने के लिए। वो बहुत ही अच्छा सिस्टम लगा मुझे, जिस तरीके से हांसी फ्लिक ने वो रन किया है, और जिस तरीके से विंगर्स जो थे हमारे, फेरन टोरेस और लेमिन यामाल की मैं बात करूंगा, वो बहुत ही हमेशा से मतलब अपने टोज पे दिखे, किस तरीके से वो डिफेंस को ज़्यादा हेल्प करने के मूड में दिख रहे थे अगर हम लोग बॉल लूज करते इन केस। तो वो भी एक अच्छा एक सीन था। ओवरऑल अ गुड गेम बाय बार्सिलोना, और
अर्नेस्टो वाल्वेर्दे ने भी बहुत तारीफ़ की हमारे बंदों की, कुबार्स की। लमिन यमाल को तो भाई डायरेक्टली मेसी बोल दिया भाई ने। अब इससे और ज़्यादा तारीफ़ क्या कर सकते हैं हम एज़ अ बारसा फ़ैन, और क्या ही खुशी चाहिए। गुंडोगन के जाने के बाद बहुत लोग दुखी हो रहे थे। मैं इसलिए गुंडोगन के जाने के फेवर में था क्योंकि बहुत ही जो फाइनेंशियल फेयर प्ले का जो बहुत बड़ा इशू चल रहा है बारसा में, वो उसमें हमको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। एंड डेफिनेटली ओल्मो को और आने वाले की फेडरिको किएसा तो बार्सिलोना की बात चल रही, उसके बारे में भी हमको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल ग्रॉस 18 मिलियन का कुछ सैलरी था गुंडोगन का। चलो ठीक है, ये बात हम दूसरे वीडियो में बात कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं। विस्का एल बारसा एंड जय हिंद।